उसके अलावा बाकी सोर्सेज कौन से हैं सेकेंडरी डाटा के? वेब पेजेस, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, कंपनी की जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं वो भी एक अच्छा सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट, ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो भी डाटा अवेलेबल होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, एडवर्टाइजिंग मीडिया, यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये जो मैंने जितने भी मेंशन किए हैं आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स बना सकते हो। दे ऑल एक्ट अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अभी हमें सोर्सेज पता लग गए सेकेंडरी डाटा के। अभी सेकेंडरी डाटा मैंने आपको बताया कि रेडीमेड डाटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड डाटा नहीं होता, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, यूजेस क्या होंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले जो आपकी कॉस्ट है और जो आपका टाइम है वो दोनों चीजें सेव होने वाली हैं। तो इसमें क्या है कि आपका टाइम तो और कॉस्ट तो सेव होगी ही, साथ में जो आपका एफर्ट है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि आपको बना बनाया डाटा मिल जाएगा। उसके बाद कई प्रोजेक्ट्स ना ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सेकेंडरी डाटा ही सॉल्यूशन होता है। सो व्हेन रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर नॉट फिजिबल, जब आप खुद रिसर्च नहीं कर पाते तो आपके पास सेकेंडरी डाटा ही ओनली ऑप्शन होता है। सो इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ द सेकेंडरी डाटा। उसके अलावा इन सम केसेस ओनली सेकेंडरी डाटा कैन बी मोर एक्यूरेट देन द प्राइमरी डाटा। तो हमने सेकेंडरी डाटा के यूजेस कर लिए। अभी हम जानेंगे क्या है लिमिटेशन सेकेंडरी डाटा के। तो देखो कई बार लिमिटेशंस मतलब क्या क्या इश्यूज आते हैं जब हमें सेकेंडरी डाटा ढूंढ रहे होते हैं। तो कई बार इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड कंपेरेबिलिटी। तो मेन तो ये पहले चार इश्यूज आप मेंशन करके आ सकते हो कि अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है, कई बार एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जिस पर्पस के लिए हमें चाहिए होता है उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होता, कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गलत होती है। उसके अलावा कई बार हम किसी और टर्म से मैयर करना चाहते हैं और जो डाटा आता है वो कोई और टर्म में मैयर हो पाता है। सो कंपैरेटिबिलिटी का भी एक इशू आ जाता है। उसके अलावा बाकी लिमिटेशंस क्या हैं? कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, मतलब जो सेकेंडरी डाटा है जब वो ओरिजिनली कलेक्ट किया गया था तो वो किसी और पर्पस के लिए किया गया था। नो कंट्रोल ओवर द डाटा कलेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी डाटा है वो ऑलरेडी आपको कलेक्टेड करा कराया मिलता है। सो कलेक्शन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। कई बार सेकेंडरी डाटा एक्यूरेट नहीं होता है, कई बार जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको चाहिए होते हैं वो मैच नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, कई बार डेफिनेशंस बहुत ज्यादा डिफर कर रही होती हैं और जिनको क्लैरिफाई करना मुश्किल हो जाता है। रिसेंसी, कितना पुराना है सेकेंडरी डाटा, वो एक मेजर फैक्टर आ जाता है। कई बार आपको लेटेस्ट डाटा चाहिए होता है और वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, और क्रेडिबिलिटी ऑफ डाटा को चेक करना मुश्किल हो जाता है और काफी ज्यादा एजम्पशंस हमें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द सेकेंडरी डाटा। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डाटा और उसके कलेक्शंस के मेथड्स क्या हैं, क्वेश्चनिंग की टेक्निक्स क्या हैं और ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, ये जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा है। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है काफी ज्यादा स्टेप्स फॉलो करके। सो इसमें भी ना आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली जो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है और ऑब्जर्वेशन मेथड है ये डिटेल में पूछा हुआ है। बाकी तो प्राइमरी डाटा की कलेक्शन की मेथड्स ही पूछे हुए हैं। तो आपको मेथड्स के नाम याद करके जाने हैं, कौन कौन से मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो वहां से आप आइडिया लगा रहे हो, सो दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकेंड मेथड है इंटरव्यू मेथड, आप टेलीफोनिकली इंटरव्यू भी कर सकते हो या पर्सन को सामने से जाके पूछ के भी इंटरव्यू कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड इज क्वेश्चनियर मेथड, आप क्वेश्चंस पूछ के, बेशक तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, दैट डिपेंड्स। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का डिफरेंस मैं आपको आगे बताऊंगी। ये वाला भी मेथड है कि आप प्राइमरी डाटा से कलेक्ट कर सकते हो काफी ज्यादा स्केड्यूल्स करके। पैंट्री ऑडिट मेथड, पैंट्री ऑडिट आप किनसे करोगे, किस पैंट्री से करोगे, कंज्यूमर पैंट्री से। ठीक है, और कंज्यूमर पैंट्री ऑडिट मेथड का ही एक्सटेंशन वर्जन है कंज्यूमर पैनल मेथड। उसके अलावा कंटेंट एनालिसिस मेथड, ऐसे बहुत ज्यादा मेथड्स हैं जिनमें आप प्राइमरी डाटा को डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मेनली आपको ऑब्जर्वेशन मेथड का मैं बता देती हूँ। आपको ऑब्जर्वेशन मेथड आ सकता है लॉन्ग में और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बेसिकली आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको डाटा मिल सके। तो ऑब्जर्वेशन में आप ना टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेंशन करके आ सकते हो। एक तो हो सकती है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, एक हो सकती है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। 8 तरह के हम ऑब्जर्वेशन लर्न करेंगे। सबसे पहले है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, मतलब इसमें कोई एडिशनल फैक्टर नहीं होता, तो ये अनकंट्रोल्ड होती है। और जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको कंट्रोल कर रहे ही होते हैं, ताकि जो फैक्टर्स हैं उनको हम चेंज कर पाए एज पर द स्टडी और एज पर द नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड और अनडिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन। अनडिस्गाइज्ड का मतलब है कि जिसकी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उनको नॉलेज
है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। डिस्गाइज का मतलब है आप चोरी छुपे कर रहे हो, मतलब यू द रिस्पोंडेंट्स जिनको आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, दे डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। सो डिस्गाइज्ड में दे हैव द नॉलेज कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है, जब हमें पता होता है कि कोई पर्सन हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि जो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तो जो ट्रू सेंस होगी रिसर्च की वो अच्छे से नहीं आ पाएगी। सो डिस्गाइज में उसको नॉलेज है, बट जो अनडिस्गाइज है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपना नेचुरली ही बिहेव करता है। सो उस टाइम पे जो उसका बिहेवियर नोट होगा वो रियल सेंस में नोट होगा, ट्रू सेंस में मतलब रिकॉर्ड होगा। सो दिस इज अ राइट मेथड काइंड ऑफ, जब हमें ट्रू सेंस में जानना होता है तो उस टाइम पे रेस्पोंडेंट्स को ये अवेयर नहीं होना चाहिए कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या फर्क है? अनस्ट्रक्चर्ड का ऑब्जर्वेशन का मतलब है here observer does not design the type of information required by him in advance। तो अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ट्रू सेंस में जाके रिकॉर्ड करता है। इसमें जो इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट जाके रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाले में क्या है, जो ऑब्जर्वेंट और रिसर्चर में जब पहले बात हो रखी होती है, तो इसमें क्या है, पहले ही प्रॉब्लम क्लियरली स्पेसिफाइड होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन एडवांस में उसे पता लग जाती है ताकि उसको क्लियर ओवरव्यू मिल पाए। अभी नेक्स्ट है लास्ट क्लासिफिकेशन, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये वाली क्लासिफिकेशन तो सबसे ज्यादा इजी है। पार्टिसिपेंट में क्या होता है, जो रिसर्चर है वो खुद पार्टिसिपेंट बनता है और पार्ट ऑफ स्टडी बनता है, मतलब खुद पार्टिसिपेट करके इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करता है। और नॉन पार्टिसिपेंट में रिसर्चर सिर्फ दूर से खड़े रह के चीजों को ऑब्जर्व करता है, ही डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टडी। सो ये है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्वेशन मेथड डिटेल में आ सकता है। तो सबसे पहले आप मेंशन करोगे कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, और उसके बाद आप प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखोगे। सो आप बोल सकते हो कि जो ऑब्जर्वेशन है दैट कुड बी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन डिस्गाइज अनडिस्गाइज हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती है। और जो रिसर्चर है वो पार्ट ऑफ स्टडी भी बन सकता है और डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ स्टडी, जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड। सो ये आप ये सारे पॉइंटर्स जब मेंशन करके आओगे, आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको क्वेश्चनिंग टेक्निक्स डिटेल में पूछा गया है। सो पहले क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिनका जवाब सिर्फ हाँ और ना में नहीं होता है, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी होती है। दोज आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसमें हाँ ना या सिर्फ आपको छोटा सा आंसर देना है, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। यूजुअली हाँ ना में ही क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉबिंग। प्रॉबिंग का मतलब है आपको सिर्फ क्लैरिफाई करना है कोई स्पेसिफिक टॉपिक, उसको बोलते हैं प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग टेक्निक। फोर्थ वे है फनल। फनल में क्या है, जब हम शुरुआत कर रहे हैं कन्वर्सेशन की या क्वेश्चनिंग की, तो हम शुरुआत तो बड़े जनरल से टॉपिक में करेंगे, बट धीरे धीरे जैसे हम कन्वर्सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारी जो टॉकिंग है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी। फ्रॉम बिगिनिंग विद द जनरल एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिक इज द फनल क्वेश्चनिंग टेक्निक। लीडिंग का मतलब है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। क्लैरिफाइंग मतलब आप क्लैरिफिकेशंस मांग रहे हो। रेट्रो के इसका मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो ये वाला ना रेट्रो वाला, इसमें क्या है, आप कोई ऐसा आंसर नहीं एक्सपेक्ट करते, आप जस्ट ये बोलते हो वाओ तुम्हें पता था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ एग्जांपल, वाओ यू न्यू। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो वाओ वाओ यू न्यू, तो इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं, यू आर जस्ट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर व्यूज कि हाँ मेरा ये इसमें ये है कि क्या तुम्हें पता था, आप शॉक्ड हो या आप एकदम से कोई रिएक्शन सा दे रहे हो। सो दैट इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग टेक्निक। नेक्स्ट है आप किसी को कुछ रिकॉल करवाना चाहते हो, तो ये भी क्वेश्चनिंग टेक्निक हो सकती है। अब जो कॉन्टिजेंसी वाली क्वेश्चनिंग टेक्निक है, ये सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल पर ही अप्लाई होती है। जो स्पेसिफिक ग्रुप है, स्पेसिफिक चीज के साथ रिलेटेड है, वहीं पर अप्लाई होती है। लास्ट टेक्निक जो हमारी हो सकती है वो हो सकती है क्वेश्चनिंग प्रोसेस क्वेश्चनिंग। अब मैं आपको दिक्कत आ रही होगी कि हम इसको लर्न कैसे करें, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन तो हमें लर्न हो ही जाएगा। उसके बाद कई क्वेश्चन हम ऐसे होते हैं जो हम क्लैरिफाई करने के लिए करते हैं और कुछ रिकॉल करने के लिए करते हैं। अभी हमारे चार टाइप्स हो गए, ओपन, क्लोज्ड, क्लैरिफाई और रिकॉल, ठीक है। उसके बाद कुछ लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं और कुछ प्रोसेस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लीड करने के लिए और कुछ प्रोसेस को समझने के लिए। और बाकी जो चार नाम है इतना टफ नहीं है, प्रॉबिंग, फनल, रेट्रो और कंटिजेंसी, ये आप लर्न कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चनेयर प्रिपरेशन। मैंने आपको क्वेश्चनेयर बता दिया कि क्वेश्चंस हम किस किस टाइप के पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग टेक्निक्स हैं इसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन मार लो। मान लो कि हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बट उसके बाद हमें क्वेश्चनेयर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जिससे हमें आंसर्स मिल पाएंगे। सो क्वेश्चनेयर प्रिपरेशन कैसे होती है? तो क्वेश्चनेयर प्रिपरेशन के स्टेप्स है। जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट ही स्टेप्स याद करो, बट इसमें से अगर एक दो स्टेप मिस होता है बट आपका मेजर ऑफ द सीक्वेंस यही होना चाहिए क्वेश्चनेयर प्रिपरेशन का। नहीं, आप अपनी रियल लाइफ से सोच सकते हो कि हम क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे। सो दैट दिस कुड बी अ पॉसिबल स्टेप्स फॉर द क्वेश्चनेयर प्रिपरेशन। सबसे पहले अब हमें क्वेश्चनेयर बनाना है। सबसे पहले हम सोचेंगे कि हम क्यों ही बना रहे हैं, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या जानना चाहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी डिफाइनिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हम सबसे पहले अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। सेकंड, स्पेसिफाई द मेथड। हम मेथड्स को स्पेसिफाई करेंगे। हमारे पास इतने सारे मेथड्स हैं क्वेश्चनर बनाने के, उनमें से एक मेथड स्पेसिफाई करेंगे कि हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस बनाने का। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का कंटेंट सोचेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। देन वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन प्रॉपरली सारे फ्रेम हो गए, हर एक क्वेश्चन का कंटेंट भी है, हमारे पास डिजाइन भी है, स्ट्रक्चर भी है, वर्डिंग भी है। अब सारे क्वेश्चन तैयार हैं। उसके बाद ये जरूरी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ये नहीं आपने उसका एड्रेस एड्रेस सब कुछ पूछ लिया और नाम आप एंड में जाके पूछ रहे हो। तो आपको अरेंजमेंट प्रॉपर आना चाहिए अपने क्वेश्चंस का। देन आप अपने क्वेश्चन का लेआउट डिसाइड करोगे। देन आप एक पायलट स्टडी करोगे फॉर द क्वेश्चनर। और एंड में जब आप पायलट स्टडी कर लोगे, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन अनयूजुअल हैं या इतने रिक्वायर्ड नहीं हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को रिमूव कर सकते हो। क्लियर होगी ये चीज? आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर इन केस आपको कोई डाउट है तो आप क्या कहते हैं वीडियो को रिप्ले करके देख लो या फिर कमेंट्स में पूछ लो। नेक्स्ट है ऑनलाइन डाटा सोर्सेज एंड रिसर्च। देखो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डाटा अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो बेसिकली जो डाटाबेसेस की क्लासिफिकेशन होती है वो तीन कैटेगरीज में होती है: ऑनलाइन डाटाबेसेस, ऑफलाइन डाटाबेसेस एंड इंटरनेट डाटाबेसेस। ऑनलाइन डाटाबेसेस कौन से होते हैं? जो सेंट्रल डाटाबेसेस होते हैं। सो जो टेलीकम्युनिकेशन के साथ एक्सेस हो जाते हैं विद द कंप्यूटर, दे आर द ऑनलाइन डाटाबेसेस। और जो इंटरनेट वाले हैं वो इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं हम। ऑफलाइन मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर्स पे अवेलेबल होते हैं। सो जो यूजर प्लेस पर ही हम ऑपरेट कर सकते हैं, दे आर द ऑफलाइन डाटाबेसेस। और कुछ ऑनलाइन के मैंने मेंशन कर दिए थे यहाँ पे, जैसे काफी ज्यादा गवर्नमेंट की साइट्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक का ओपन डाटा काफी ज्यादा अवेलेबल होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हो गया, गूगल स्कॉलर्स हो गए, नासा अर्थ डाटा हो गया। तो इससे मल्टीपल चीजें हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन डाटाबेस से इंफॉर्मेशन लेके रिसर्च कर सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ना डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस की मैंने कैटेगरीज यहाँ पे ऐड अप कर दी थी। अगर आप चाहो तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, जस्ट इनका नाम नाम देखना है तो देख लो। बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस, numeric databases, full text databases, directory databases and specific databases। अगर इन केस आपको बिल्कुल मजबूरी में डाटाबेस वाला क्वेश्चन या डाटा सोर्सेज वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, सो हल्का सा हमने पढ़ा होना चाहिए, हमारे माइंड में से निकला हुआ होना चाहिए। सो बिब्लियोग्राफिक, न्यूमेरिक, फुल टेक्स्ट, डायरेक्टरी एंड स्पेसिफिक। क्लियर हो गया? ये यूनिट थोड़ा सा बड़ा है, सो कोप अप विद मी, ये यूनिट हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे जो आप सारे यूनिट्स के साथ रिलेट कर सकते हो आगे। ठीक है? अभी सैंपल डिजाइन और फील्ड वर्क में क्या डिफरेंस है और क्या क्या मीनिंग है सैंपल डिजाइन का और फील्ड वर्क का? तो सैंपल डिजाइन का मतलब है एक आपका डेफिनेट प्लान, ताकि आप, जैसे आपका पूरा पॉपुलेशन है, मतलब आप पॉपुलेशन मतलब आपके पास सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, उसमें से आपको सैंपल चाहिए। तो आपके पास प्रॉपर प्लान ताकि आप सैंपल को डिराइव कर सको फ्रॉम अ पॉपुलेशन। सो सैंपल डिजाइन इज अ टेक्निक और प्रोसीजर द रिसर्चर वुड अडॉप्ट इन सिलेक्टिंग आइटम्स ऑफ अ सैंपल। अब आप सैंपल के आइटम कहाँ से लोगे? पूरी पॉपुलेशन में से। पॉपुलेशन में से जो आप सैंपल उठाते हो उसको हम बोलते हैं सैंपल डिजाइन। मतलब उसके लिए जो आप प्रोसीजर या टेक्निक्स फॉलो करते हो, दे आर द पार्ट ऑफ सैंपल डिजाइन। समझ आ गया? अब फील्ड वर्क क्या है? फील्ड वर्क इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग डाटा अबाउट पीपल, कल्चर्स एंड देयर नेचुरल एनवायरमेंट्स। ये डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, सिंपल इजी सी डेफिनेशन है। So fieldwork is a process of observing and collecting data about people, culture and natural environments. अब यूनिवर्स और सैम्पलिंग यूनिट, ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आपको वैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा। यूनिवर्स मतलब सारी की सारी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें से आप जो सैंपल ले रहे हो दैट इज द सैम्पलिंग यूनिट। सो यूनिवर्स मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स, पॉपुलेशन मतलब वो वाली चीजें जो आपके इंटरेस्ट की हैं, सैंपल वो सबसेट है पॉपुलेशन का जो आप लेते हो
ताकि आप अपना रिसर्च वर्क कर सको। रैंडम मतलब आपने रैंडमली ले लिया जिसमें हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। सो सिंपली यूनिवर्स, पॉपुलेशन और सैंपल सबको क्लियर हो गया। सो यूनिवर्स रेफर्स टू द एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स विच इज फोकस ऑफ स्टडी। समझ आया? यूनिवर्स इज द एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स विच इज द फोकस ऑफ स्टडी। ऑन द अदर हैंड जो हमारा सैम्पलिंग यूनिट है वो हमारे पूरे के पूरे डाटा सेट का एक छोटा सा बिल्डिंग ब्लॉक है। इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन आ सकता है, क्लस्टर ऑफ मेंबर्स आ सकता है, या कोई भी प्रीडिफाइंड यूनिट आ सकती है। सो अगर हमें प्रॉपर स्टडी करनी है हम इस सैम्पलिंग यूनिट के बेसिस पर करते हैं। समझ आया? सैम्पलिंग यूनिट आर द इंडिविजुअल्स ऑडिटेबल एलिमेंट्स दैट मेक अप अ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन हमें फॉर्म करनी है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स को फॉर्म कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, उससे हमारी पूरी पॉपुलेशन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सैंपल यूनिट फॉर कंफर्मिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। अभी जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं कॉमर्स में उसमें हमें सैम्पलिंग यूनिट चाहिए। सो अगर इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस देखें या इंडिविजुअल अनपेड वॉइसेस देखें, इनवॉइसेस देखें, वो हमारे सैम्पलिंग यूनिट्स होंगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम। अब हमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम, तो इसके दो मेथड्स हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। अब हमें इसके लिए पहले तो मतलब समझना होगा कि सैम्पलिंग फ्रेम होता क्या है। नेक्स्ट हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी मेथड एंड देन हम समझेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। क्लियर हो गया इतना? तो जो सैम्पलिंग फ्रेम है ये क्या है? तो सैम्पलिंग फ्रेम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं ना, तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? आपकी लिस्ट जिसमें आपने प्रॉपर डायरेक्शंस लिखी हुई हैं कि इस तरीके से आप पॉपुलेशन में से चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो जो लिस्ट है वो लिस्ट क्या है? आपका सैम्पलिंग फ्रेम है। सो आपकी जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसमें जितनी भी आइटम्स हैं जिसमें से आप सैंपल ले रहे हो वो चीज सैम्पलिंग फ्रेम में मेंशन्ड होगी। समझ आया? अ सैम्पलिंग फ्रेम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट और द डायरेक्शंस फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन। सो द लिस्ट ऑफ ऑल सच आइटम्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। सो सैम्पलिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच अ सैंपल कैन बी ड्रॉन। तो चुपचाप जो एक लिस्ट है जिसमें से आप कोई चीजें सिलेक्ट करते हो वो चीज क्या होगी? सैम्पलिंग फ्रेम होगी। इजी एग्जांपल बताऊं, जो स्टूडेंट की लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपको कोई वो करनी है, रिसर्च करनी है रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी हाई स्कूल में वो क्या होगी? आपका एक तरह से सैम्पलिंग फ्रेम हो गया। सो लिस्ट ऑफ ऑल दोज आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन जिसको आप सैंपल के लिए यूज कर सकते हो। उसमें जरूरी नहीं कि आप पर्सन की बात करो, सैम्पलिंग फ्रेम में इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, हाउस होल्ड भी आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। जरूरी नहीं कि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, लिस्ट में कुछ भी आ सकता है। सो सैम्पलिंग फ्रेम इज अ सोर्स मटेरियल और डिवाइस फ्रॉम विच द सैंपल इज ड्रॉन। सो उस फ्रेम में से हम सिलेक्ट करेंगे कि हाँ हमें ये वाले एलिमेंट का सैंपल लेना है। अब मैंने आपको बताया अभी हमारे पास प्रॉपर लिस्ट आ गई। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब है हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई। अब उस लिस्ट में से हमें सिलेक्शन करना है कि हमें ये वाला सैंपल चाहिए। तो उसको सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है, मैंने आपको पहले बताया, प्रोबेबिलिटी मेथड, और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। इन मेथड्स को तो आप जितना मर्जी डीप में पढ़ी जाओ उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बट इससे अच्छा मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी कि आपको इन मेथड्स के नाम याद होने चाहिए। समझ आया? तो सबसे पहला तरीका है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर हम ये 6 तरीके पढ़ने वाले हैं। 6 तरीकों के नाम याद करो। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पहला हो गया रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड वाला हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, थर्ड हो गया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, फोर्थ हो गया मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, फिफ्थ हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिक्स्थ हो गया अदर सैम्पलिंग मेथड्स। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी वाले मेथड्स हैं इनको ही थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये मैंने प्रोबेबिलिटी वाले मेथड मेंशन किए हैं। तो सबसे पहला हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या है, आपको हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो आपने ऐसे ही रैंडमली कोई भी सैंपल सिलेक्ट कर लिया। सिस्टमैटिक वाला क्या है? सिस्टमैटिक वाला थोड़ा सा बेटर वे है। इसमें क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में चूजन होने का भी सेम क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर आप nth टर्म को सिलेक्ट करने का सेम प्रोबेबिलिटी होती है। सो एक सिस्टमैटिक वे फॉलो करते हो। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है? स्ट्रैटिफाइड वाली जो सैम्पलिंग है वो दो स्टेजेस में वो होती है, क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हो आप? पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एलिमेंट्स, जिसमें आप सब सेट्स बना देते हो, मतलब स्ट्रेटास बनाते हो, जो मतलब ग्रुप बना देते हो। तो जब आपके पास स्ट्रेटास बन गए उसके बाद उनमें से एक स्ट्रेटा को आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो।
सो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, 2 ही स्टेजेस हुई। अब जो मल्टी स्टेज है, ये नाम से क्लियर हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेजेस से पास करना पड़ेगा। जो फर्स्ट में पास हुआ उसके बाद सेकंड पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, ऐसे मल्टी स्टेजेस पे होता जाएगा। जो एंड में आ गया वो हमारा सैंपल साइज आ गया। समझ आया? क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? क्लस्टर सैम्पलिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन द सैंपल सिलेक्शन। इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन है ये वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। तो जब आपकी पॉपुलेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, उस केस में आपका वन ऑफ द यूजफुल मेथड है क्लस्टर सैम्पलिंग। सो आप पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हो। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में आप 2 स्टेज क्लस्टरिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप रैंडमली उसके बाद एलिमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हो। मेन आपको नाम याद जरूर होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी के हमने 5 करे, सिंपल, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, मल्टी स्टेज, क्लस्टर एंड अदर्स। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे कितने तरीके हैं? 5 वेज हम लर्न करने वाले हैं। पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस के हिसाब से। सेकंड है जजमेंट सैम्पलिंग, मतलब जो हमारी जजमेंट है उसके हिसाब से। थर्ड, जो कोटास फिक्स करे हुए हैं, कोटा सैम्पलिंग। फोर्थ, स्नोबॉल सैम्पलिंग। एंड फिफ्थ, मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के आपने वही चीज ली है, डेलिबरेट सैम्पलिंग। कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा, स्नोबॉल एंड डेलिबरेट सैम्पलिंग। क्लियर हो गए ना? अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कन्वीनियंस का मतलब है जो आपको कन्वीनियंट है उस हिसाब से। जजमेंट मतलब जो जजमेंट है उसकी, एक्सपर्ट की या फिर रिसर्चर की, उसके हिसाब से। कोटा का मतलब है आपने 2 स्टेजेस में फिक्स कर दिया, हर एक एलिमेंट को एक कोटा दे दिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ कोटास आप उसको वो कर रहे हो। ठीक है। स्नोबॉल में क्या है? इन दिस द सम सैंपल्स आर सिलेक्टेड इन एडवांस एंड फर्दर द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज सैंपल्स। सो ये स्नोबॉल हो गया। स्नोबॉल सैम्पलिंग मतलब आपने कुछ एडवांस में सिलेक्ट कर रखे हैं, उसके बाद जो फर्दर सिलेक्शन हो रहा है वो उन चीजों के बेस पर ही किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। अब हमें सैंपल साइज को क्या करना है? डिटर्मिन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? अभी सैंपल का साइज हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा सैंपल का साइज कितना लार्ज होना चाहिए या कितना स्मॉल होना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि जो स्काई है, स्टार्स इन द स्काई आर इनफाइनाइट इन नंबर। तो ये तो है नहीं आप सारे के सारे काउंट करने बैठ जाओगे। तो आपका पूरा जो यूनिवर्स है उसमें से आप एक सैंपल लोगे ताकि आप कोई चीजें डिटरमाइन कर पाओ। तो जो सैंपल का साइज है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा साइज ले लेते हो सैंपल का, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कॉस्टिंग लगेगी। सो दैट कुड बी अ ड्रॉबैक इन दैट। और अगर आप बहुत ज्यादा स्मॉल साइज ले लेते हो सैंपल का, तो उससे क्या दिक्कत आएगी कि आप जरूरी नहीं कि राइट कंक्लूजन्स निकाल पाओ उस सैंपल साइज से। सो बहुत ही जरूरी है कि जो आप सैंपल साइज ले रहे हो उसको आप अच्छे से ले रहे हो और सारी चीजें कंसीडर करके ले रहे हो। तो सबसे पहले एक किसी ने बोला था, रूल ऑफ थंब दिया था, तो ये सडमैन ने दिया था। उन्होंने बोला था कि सैंपल साइज शुड बी लार्ज इनफ, ताकि जब उनको हम ग्रुप्स में तोड़े तो हर एक सैंपल साइज में 100 या 100 से ज्यादा हो। सो यू कुड ऑप्ट फॉर अ रूल ऑफ थंब। उसके बाद अपना बजट देखो कि आपका बजट क्या है, क्योंकि बजट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आ जाता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप कम सैंपल साइज लो, अगर बजट ज्यादा है सो यू कुड कंसीडर अ गुड सैंपल साइज। उसके बाद सिमिलर स्टडीज, आप पुरानी स्टडीज चेक कर सकते हो कि पुरानी स्टडीज में कौन सा सैंपल साइज यूज हुआ है जिस टाइप की आप स्टडी करना चाह रहे हो। उसके बाद आप बहुत ज्यादा और भी फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हो। फर्स्ट फैक्टर क्या है कि कितने आपको ग्रुप्स चाहिए, कितने आपको सब ग्रुप्स चाहिए, उस बेसिस पर। बाकी आपकी वैल्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, आपका कॉस्टिंग कितना लग रहा है। और बाकी ये सारी चीजें जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर करके आप अपना सैंपल साइज देख सकते हो। उसके बाद पॉपुलेशन पैरामीटर्स, उसके बाद अपनी पॉपुलेशन देखोगे। इफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर मोर, अगर आपके पॉपुलेशन पैरामीटर्स ही बहुत ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपका सैंपल साइज भी ज्यादा होगा। अगर आपका पॉपुलेशन पैरामीटर ही कम है तो आपका सैंपल साइज भी कम होगा। उसके बाद अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजेनस है मतलब सेम सेम काइंड ऑफ है तो आपका सैंपल साइज स्मॉल होगा। और अगर आपकी पॉपुलेशन जो काइंड ऑफ कैटेगरी है वो हेट्रोजेनस है तो आपका सैंपल साइज भी ज्यादा होगा। तो आपका पॉपुलेशन भी एक मेजर फैक्टर है। तो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, रूल ऑफ थंब, बजट, सिमिलर स्टडीज, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स। समझ आ गया? उसके बाद आप ना जब डाटा कलेक्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि जितना भी आपने डाटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल ही एरर फ्री हो। तो बहुत ज्यादा एरर्स आ जाते हैं जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं। बेशक वी गो फॉर द प्राइमरी सोर्सेज और बेशक वी गो फॉर द सेकेंडरी सोर्सेज। सो बेसिकली 2 तरह के मेन एरर्स आते हैं जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं। वो 2 टाइप के मेन एरर्स कौन कौन से हैं? एक तो आ जाते हैं सैम्पलिंग एरर्स, जिनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स। उसके अलावा बाकी जो एरर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स, दैट मीन्स ह्यूमन एरर्स। समझ आ गया? अब सैम्पलिंग एरर्स कौन से हैं? व्हेन द ट्रू सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज डिफर फ्रॉम दोज अज्यूम्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। मतलब जो आपने ट्रू सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटीज करी है, जो आपके रिजल्ट्स हैं उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं।
सो रैंडम वेरिएशंस इन रिजल्ट ड्यू टू एलिमेंट्स ऑफ सैंपल बीइंग सिलेक्टेड एट रैंडम। तो जब आप सैंपल ही गलत सिलेक्ट करोगे ऑब्वियसली ये तो होगा ही कि जो आपका रिजल्ट है वो भी गलत ही आएगा। तो सैंपल में ही एरर है, मतलब रैंडम एरर है। सो दोज आर द सैम्पलिंग एरर्स और द रैंडम एरर्स। समझ आ गया। उसके बाद नॉन सैम्पलिंग एरर्स या ह्यूमन एरर्स कौन से होते हैं? ये डाटा कलेक्शन में आपके जो ह्यूमन एरर्स आप कर देते हो वो चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ओवर कवरेज, कई बार आप बहुत ही ज्यादा ओवर कवरेज कर देते हो डाटा की, सो उससे एरर आ जाता है। कई बार क्या करते हो आप अंडर कवरेज, आप बहुत ही कम एलिमेंट्स लेते हो, उसकी वजह से एरर आ जाता है। कई बार आप जब डाटा को कोड कर रहे होते हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो उनकी वजह से आ जाता है। कई बार आपको जैसे आपने कोई क्वेश्चनेयर फिल करवाया, उसमें आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, सो नॉन रिस्पॉन्सिवनेस से भी एरर आ जाता है। कई बार मेजरमेंट नहीं कर सकते किस टाइप का एरर है, सो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कोई क्वेश्चन को या नहीं समझ पाता, तो मेजरमेंट एरर आ जाता है। सो दीज आर द ह्यूमन एरर्स, जिसमें आप लिख सकते हो अंडर कवरेज, ओवर कवरेज, मेजरमेंट एरर, प्रोसेसिंग एरर एंड नॉन रिस्पॉन्स। अब जैसे एरर्स हो गए, अब उनका एरर को कैसे मेजर करोगे? तो एरर को मेजर करने के बेसिकली आपके पास दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट एरर्स एंड रिलेटिव एरर्स। एब्सोल्यूटली मेजर कर सकते हो या रिलेटिवली मेजर कर सकते हो। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल एरर्स होते हैं, कई बार उनको हम कई बार बोलते हैं कहीं तो अनबायस्ड, मतलब आपने ऐसे सोच समझ के नहीं किया, और कुछ होते हैं बायस्ड जो आप सोच समझ के करते हो। आई नो कि सेकंड यूनिट थोड़ा सा लेंथी है, बट आप जब रिपीटेटिवली देखोगे तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने वैसे पूरा ट्राई किया है कि आपको ये सेकंड यूनिट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।